नमस्कार साथियों, एमकेएच के इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो बीएड फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में जो हमारा फिज़िक्स सब्जेक्ट रहता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसके बारे में हम हालांकि हमारी प्लेलिस्ट तो फिज़िक्स की है, लेकिन आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है उसकी शिक्षण विधियां हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये बेसिकली साइंस मैथ वाले स्टूडेंट्स जो हैं, बायो वाले स्टूडेंट्स जो हैं, उनके लिए ये टीचिंग मेथड्स रहते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं टीचिंग मेथड्स की। आपकी जो थर्ड यूनिट है फिज़िक्स सब्जेक्ट की, ठीक है, तो उसके अंदर देखिए किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं यूनिट 3 के अंदर। सबसे पहले हम लघुत्रात्मक प्रश्नों की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आगमन व निगमन विधि में अंतर समझाइए। तो देखिए आगमन विधि और निगमन विधि के अंतर्गत क्या कुछ आता है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि आगमन विधि का मतलब होता है कि हम बहुत सारे उदाहरण देते जाएं और फिर उन उदाहरणों को ऑब्जर्व करके हम कोई फॉर्मूला बच्चा को बताएं कि ये देखो ये सारी चीज़ें किसी फॉर्मूले के अनुसार हो रही हैं, इसका ये फॉर्मूला होता है। और निगमन विधि के अंदर क्या होता है कि हम पहले फॉर्मूला बता देते हैं और फिर दिखाते हैं कि ये देखो ऐसे ऐसे उदाहरण के अनुसार ये फॉर्मूला सही बैठ रहा है। तो उदाहरणों से फॉर्मूला बनाना ये तो होती है आगमन विधि, और फॉर्मूले के बाद उदाहरण देना ये होती है निगमन विधि। तो चलिए फिर इन दोनों में अंतर समझते हैं, अंतर करते हैं कि इन दोनों में क्या क्या अंतर है। तो देखिएगा आगमन विधि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है कि बच्चों को जब हम उदाहरण देते हैं बहुत सारे और फिर कोई नियम बनाते हैं तो बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके प्रयोग से छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, उन्हें पता चल जाता है कि फॉर्मूला आया कहाँ से। और निगमन विधि ये मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, क्योंकि इसमें बना बनाया फॉर्मूला स्टूडेंट्स को परोस दिया जाता है। दूसरा, इस विधि के द्वारा अध्ययन करने में समय अधिक लगता है और इसमें समय कम लगता है। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बताया और क्वेश्चन कराया और काम खत्म, लेकिन इसमें पहले फॉर्मूला डिराइव किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह विधि बालकों में आधारभूत ज्ञान विकसित करती है, यह रटने का विरोध करती है। इसमें रट्टाफिकेशन नहीं होती है, बच्चे खुद फॉर्मूला बनाते हैं। बाई चांस बच्चे फॉर्मूला भूल भी गए ना तो उन उदाहरणों की मदद से बच्चा खुद फॉर्मूला बना लेगा। ठीक है, लेकिन यह विधि रटने पर बल देती है कि यहाँ पर बच्चे को फॉर्मूला रट के जाना पड़ेगा और बालकों को सिद्धांतों के सही संप्रत्यय स्पष्ट नहीं हो पाते, और यहाँ पे बालक उस फॉर्मूले का मतलब नहीं समझ पाते, बस फॉर्मूला रट करके चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे के अंतर देखते हैं। यह आविष्कार अनुसंधान विधि पर आधारित है कि किस प्रकार से फॉर्मूला बनाया जाता है, कैसे आविष्कार होता है, कैसे अनुसंधान होता है। और यह विधि पहले से ज्ञात नियम सिद्धांतों की पुष्टि की विधि है कि आप कोई नियम या सिद्धांत बता देते हो, फिर उदाहरणों के माध्यम से उनकी पुष्टि करते हो कि हाँ ये देखो ये सही है। ठीक है, अब देखो यह विधि सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, लेकिन यह विधि केवल उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप छोटी कक्षा के छात्रों को सीधा फॉर्मूले रटा रहे हो तो उनको कुछ समझ नहीं आएगा। इस विधि में अध्यापक को अत्यधिक परिश्रम करना होता है। जब तक वह उचित उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता तब तक यह विधि प्रभावी नहीं हो पाती। भी आप अगर अच्छे उदाहरण नहीं दोगे तो वो फिर बात नहीं बनेगी। जैसे आप मान लीजिए समकोण त्रिभुज को समझा रहे हो कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो उसके लिए आपको जो ट्रिक होते हैं वो पर्टिकुलर ट्रिक लेने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे 3, 4 और 5 ले लिया। ठीक है, तो ऐसे पर्टिकुलर चीज़ें लेनी पड़ेगी। जैसे 12, 7 और 13 ले लिया, तो ऐसे पर्टिकुलर उदाहरण जब तक आप नहीं दोगे तब तक बच्चा फॉर्मूला नहीं बना पाएगा। इस विधि से अध्यापक को मात्र सिद्धांत को पुष्ट करके बताना होता है, और इस विधि में क्या करना होता है, टीचर को सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बताना होता है और फिर उसके कुछ उदाहरण बताने होते हैं। इस विधि में छात्र प्रारंभ से अंत तक सक्रिय रहता है, बच्चा सीखता रहता है। लेकिन इस विधि में छात्र अधिक सक्रिय नहीं रहता, उसको पता ही है अभी सीधा फॉर्मूला रट करके हमारा काम चला जाएगा। सीधा फॉर्मूला जब रटना होता है तब उसका काम होता है। यह विधि रचनात्मक कार्यों में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए उपयोगी है। इसमें क्योंकि रचनात्मक कार्य है तो वही स्टूडेंट्स खुश रहेंगे जिनको काम करने की या सक्रिय रूप से भागीदारी जो निभाते हैं। ठीक है, जो काम करने में रुचि लेते हैं। और यहाँ पर इस विधि में प्रखर स्मरण शक्ति वाले छात्रों के लिए उपयोगी होगी, यानी जिनकी याददाश्त शक्ति ज़्यादा है वो इसमें तेज होंगे। अब देखो यह एक रोचक विधि है और यह एक नीरस विधि है। फॉर्मूले रटने में कौन सा रस भाई, अगर हम कुछ करके देखेंगे तो ये एक रोचक विधि हो जाएगी। ठीक है जी, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। तो ये तो था हमारा 9 अंतर हो गए। 10वां एक और अंतर है, देख लीजिए। यह विधि विषय के प्रायोगिक व सैद्धांतिक पक्ष दोनों पर बल देती है। अभी प्रायोगिक रूप से भी हम उसको सिद्ध कर देते हैं, लेकिन यह विधि केवल और केवल सैद्धांतिक पक्ष पर बल देती है, यानी केवल सिद्धांत समझ पाते हैं, प्रयोग कहाँ पर है कैसे है ये नहीं समझ पाते।
ये तो हो गई आगमन और निगमन की बात। उसके बाद हम बात करते हैं परियोजना विधि। प्रायोजना विधि मतलब प्रोजेक्ट मेथड, आपने स्टूडेंट्स को कोई प्रोजेक्ट बनाना दिया। और दूसरा है समस्या समाधान विधि, इसमें स्टूडेंट्स को कोई समस्या दी और स्टूडेंट्स उस समस्या को सुलझा रहे हैं। तो दोनों में एक अलग अलग चीज़ है, परियोजना विधि और समस्या समाधान विधि, और उनके अंदर हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए देखते हैं भी इन दोनों के अंदर क्या अंतर है। सबसे पहले देखिए प्रायोजना विधि। प्रायोजना विधि एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें छात्र जो कार्य हाथ में लेते हैं उसे पूर्ण करना होता है, यानी पूर्ण करना उनका प्रमुख उद्देश्य होता है। यहाँ मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की क्षमताओं का उपयोग होता है। यानी कोई प्रोजेक्ट दे दिया, उस प्रोजेक्ट पर वो मानसिक सोचकर भी काम करेंगे, हाथों से भी काम करेगा। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आपने क्या किया भी, एक साइंस फेयर के अंदर एक मॉडल बनाने को दे दिया, तो वो क्या हो गया, उनका प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, तो उसमें वो मानसिक रूप से सोचेंगे भी, शारीरिक भी कार्य करेंगे। ठीक है, और समस्या समाधान के अंदर समस्या समाधान विधि बालक के गहन चिंतन पर बल देती है। उसमें बस सोचना होता है भी, आपने कहा भी इस समस्या का हल बताइए। ठीक है, कि जैसे कोई भी उदाहरण, जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गई तो आप क्या करेंगे, ऐसा कोई आपने प्रॉब्लम बच्चे से पूछी, तो वो सिर्फ सोच करके चिंतन करके आपको जो है उत्तर दे देगा। ठीक है, उसे हाथों से कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये मुख्य रूप से मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रायोजना विधि का मूल आधार प्रायोजनावाद होता है, यानी कि आपको प्रायोजनावाद उसी तरीके से सोचना पड़ेगा, प्रोजेक्ट वाले तरीके से। ठीक है, और समस्या समाधान विधि मनोविज्ञान की विचारधारा पर आधारित होती है, यानी मनोवैज्ञानिक ये विधि होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि प्रायोजनावाद का मतलब होता है कि आपको कोई काम सौंप दिया गया, आप क्या करते हैं भी उसे वन बाय वन करते चले जाते हैं। लेकिन मनोविज्ञान विधि है कि आपको उसके हर परिप्रेक्ष्य के बारे में सोच करके, समझ करके फिर एक उत्तर देना होता है। तो ये मनोवैज्ञानिक विचारधारा है। तो ये याद रखना है, प्रायोजनावाद पर आधारित है प्रायोजना विधि, और ये मनोविज्ञान पर आधारित है। उसके बाद देखिए, प्रायोजना विधि किसी समस्या मूलक कार्य को करने पर बल देती है, यानी कोई कार्य है उसको कर देना है। ठीक है, आपको मॉडल बनाना है, उसमें आपको ये है कि मान लीजिए आपको कोई आकृति बनानी है, वो बन नहीं रही है, या फिर कोई मान लीजिए गत्तों को चिपका करके कोई चीज़ बनानी है जो बन नहीं रही है, लेकिन आपको कैसे भी करके उस समस्या मूलक कार्य को कर देना है। लेकिन समस्या समाधान मात्र समस्या के बारे में चिंतन करके उसके हल करने पर बल देती है, यानी इसके अंदर आपको केवल और केवल सॉल्यूशन मात्र जो है वो प्रस्तुत करना होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रायोजना विधि में पहले से तय किए गए क्रमबद्ध चरणों के आधार पर उद्देश्य की प्राप्ति करनी होती है। आपको पता है कि आपको गोंद से ऐसी ऐसी चीज़ें बनानी है, कोई कृत्रिम वृक्ष है वो चिपकाने हैं, पशु चिपकाने हैं, या जल संरक्षण का मॉडल है तो इस तरीके से आप जल संरक्षित करेंगे। तो आपको पता होता है पहले से, बस आपको उसको परफॉर्म करना होता है। लेकिन समस्या समाधान विधि में क्रमबद्ध चरणों का पालन अनिवार्य नहीं है। इसमें मुख्यतः विचार विमर्श द्वारा समस्या का हल खोजा जाता है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। फिफ्थ देखते हैं, इस विधि का अंतिम परिणाम प्राय किसी उत्पाद के रूप में देखा जाता है, जैसे साबुन बनाने का प्रोजेक्ट। ठीक है, तो उसमें कोई ना कोई उत्पाद बनेगा। लेकिन समस्या समाधान विधि परिणाम जो होता है वो निष्कर्ष के रूप में होता है, कोई निष्कर्ष आकर हमारे हाथ में होता है जो सॉल्यूशन होता है। यह विधि ज्ञान अवबोध कौशल पर बल देती है, यानी हमने ज्ञान लेना है, फिर उसको समझना और फिर उसका कौशलात्मक रूप से उपयोग करना है। लेकिन समस्या समाधान विधि में कौशल विकसित होना महत्वपूर्ण नहीं है। हमें कुछ भी नहीं आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ज्ञान और अवबोध होना चाहिए। ठीक है, भाषा कौशल या हस्त कौशल का इसमें कोई काम नहीं होता, ज्ञान व अवबोध का विकास होता है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर। उसके बाद नेक्स्ट है कि यह विधि प्राय बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, परंतु छोटी कक्षाओं में भी छात्रों को छोटे छोटे प्रोजेक्ट तो दिए ही जाते हैं। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, समस्या समाधान छोटी कक्षाओं को बच्चों से आप क्या समस्या समाधान करवाएंगे, सिंपल सी बात है। इस विधि में धन व समय अधिक लगता है, और इस विधि में समय अधिक लगता है। अभी सोचने में समय तो लगेगा, धन कैसा लगेगा। ठीक है जी, तो ये दोनों चीज़ें हमें समझ में आ गई। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमारा है भौतिकी शिक्षण के क्षेत्र में यात्राओं के महत्व पर विवेचना कीजिए। कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर अगर आप फील्ड ट्रिप्स पर जाते हैं, ठीक है, भ्रमण करने जाते हैं, यात्राएं करते हैं, तो वो आपके भौतिक शिक्षण में किस प्रकार से सहायक होता है। तो देखिए,
भौतिकी शिक्षण के में क्षेत्र परिभ्रमण एक अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ्येतर क्रिया है, यानी कि पाठ, यानी कि जो हम पढ़ते हैं, बुक से पढ़ते हैं, उसे अलग हट करके पाठ्येतर बोलते हैं उन्हें। ठीक है, इसमें प्रचुर मात्रा में अधिगम अनुभव प्रदान करने की संभावनाएं उपलब्ध हैं। ज़्यादातर विद्यालयों में सीमित संसाधन में अन्य समस्याओं के कारण संसाधन संपन्न प्रयोगशालाओं का अभाव होता है। ऐसी परिस्थिति में क्षेत्र परिभ्रमण महत्व और अधिक क्षेत्र परिभ्रमण का महत्व और अधिक हो जाता है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब है कि क्षेत्र परिभ्रमण के लाभ क्या क्या होते हैं। तो सिंपल सी बात, भौतिकी में छात्रों की रुचि उत्पन्न हो जाती है। यह छात्रों को भौतिकी से जुड़े विभिन्न पहलुओं के स्पष्टीकरण में सहायक होता है। क्षेत्र परिभ्रमण छात्रों को रुचिपूर्ण ज्ञान के अतिरिक्त मनोरंजन भी उपलब्ध कराता है। इसमें छात्रों को सीमित परिस्थितियों से बाहर निकलकर सामाजिक व प्राकृतिक परिवेश में बहुत सी वस्तुओं और क्रियाओं को वास्तविक रूप में देखने व समझने का अवसर मिलता है। जैसे तारामंडल, बांध परियोजना आदि जगहों पर छात्रों को वास्तविक जीवन में भौतिकी के सिद्धांतों द्वारा कार्य निष्पादन की महत्वपूर्ण क्रियाएं देखने को मिलती हैं। इससे छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण बड़ी तेजी से विकसित होता है। परिभ्रमण के दौरान छात्र तरह तरह की उपयोगी जानकारी वस्तुओं का संग्रह करते हैं। इससे उन्हें अपने विद्यालय में संग्रहालय के और अधिक संवर्धन में सहायता मिलती है। ठीक है जी, यानी वो खुद ही आपकी प्रयोगशाला को और अच्छा बना देंगे, ढूंढ कर लाएंगे अच्छी अच्छी चीज़ें। परिभ्रमण छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना का विकास करने के अवसर प्रदान करता है। परिभ्रमण की सहायता से छात्रों में प्रोजेक्ट व समस्या समाधान विधि का शिक्षण कराने का उचित आधार तैयार हो जाता है। यानी उन्हें आइडियाज़ आ जाते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, उन्हें आइडियाज़ आते हैं कि समस्या समाधान कैसे करनी है। अब उसके बाद है कि भ्रमण के स्थान का चुनाव। आप घूमने के लिए जगह कैसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ छात्रों को लेकर जाया जाए। तो छात्रों को जिन प्रकरणों को पढ़ाया जा रहा हो, जिन सिद्धांतों का दैनिक जीवन में प्रयोग हो रहा हो आदि ऐसे संबंधित स्थान पर ले जाया जाना ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। जैसे बिजली संयंत्र, बांध परियोजना, विभिन्न कल कारखाने, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशालाएं, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय, तारामंडल आदि। विभिन्न उच्च स्तर के अनुसंधान केंद्र जैसे ITI, विक्रम साराभाई स्टेशन आदि। उसके बाद है भ्रमण पूर्व तैयारी। क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं उठाया और चल दिए घूमने। परिभ्रमण की पूर्व तैयारियों में निम्न प्रमुख बिंदु है कि भ्रमण से पूर्व विद्यालय के प्रबंधन एवं संबंधित अभिभावकों से अनुमति लेनी चाहिए। कि पेरेंट्स से पूछिए, विद्यालय प्रबंधन से पूछिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों को लेकर और चल दिए। भ्रमण स्थान के लिए उचित सवारी का प्रबंधन करना चाहिए कि कैसे जाना है। भ्रमण के लिए आवश्यक धन एकत्र कर लेना चाहिए। संभव हो तो विद्यालय से ग्रांट या किसी प्रायोजक से अतिरिक्त धन की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए। भ्रमण का पूरा कार्यक्रम पूर्व नियोजित होना चाहिए। कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है, पता होना चाहिए। कार्यक्रम विवरण समयानुसार होना चाहिए। ये आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। रात को ठहरने की आवश्यकता हो तो उचित व्यवस्था हो। छात्रों को स्पष्ट कर देना चाहिए कि उद्देश्य क्या है। भ्रमण के दौरान छात्रों को क्या क्या गतिविधियां करनी है ये निर्धारित हो। मौसम के अनुसार करें, वह कपड़े और वस्तुएं उसी के अनुसार रखें। भ्रमण के दौरान क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो पहली बात तो छात्रों पर पूरी तरह निगरानी रखें। कोई छात्र को किसी भी तरह की चोट इत्यादि नहीं लग जाए। भ्रमण स्थान पर नदी, तालाब और झील अतिरिक्त हो तो सावधानी रखें। कल कारखाने हो तो भ्रमण में अनुशासन रखना चाहिए। कोई छेड़छाड़ न कर दे, कोई छात्र कोई नुकसान न हो जाए। कार्यक्रम की पूरी तरह से पाबंद होकर पालना करनी चाहिए। ठीक है जी। दर स्थान पर भ्रमण के दौरान चिकित्सा, फर्स्ट एड आदि का प्रबंध होना चाहिए। भ्रमण के दौरान अधिक से अधिक शिक्षणात्मक मूल्यों की प्राप्ति का लक्ष्य होना चाहिए। मार्ग के दौरान किसी भी तरह की असावधानी नहीं होनी चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन, यानी हमारे जो लघुत्तरात्मक क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं निबंधात्मक प्रश्नों की तरफ। पहला निबंधात्मक प्रश्न है, ह्यूरिस्टिक विधि क्या है। माध्यमिक स्तर पर भौतिकी के अध्यापन के संबंध में ह्यूरिस्टिक विधि के गुण और दोष बताइए। तो देखिएगा, ह्यूरिस्टिक विधि जो है, इस विधि को अनुसंधान विधि या समय ज्ञान विधि भी कहते हैं। लंदन के सेंट्रल टेक्निकल कॉलेज के प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग ने ये प्रतिपादन किया। यानी कि ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है। तो ये है H.E. आर्मस्ट्रांग प्रोफेसर है। कहाँ के, लंदन के सेंट्रल टेक्निकल कॉलेज के। ठीक है, तो यह है अनुसंधान विधि, समय ज्ञान विधि। ठीक है जी, चलिए। अब इसमें होता क्या है। तो देखो, जैसा कि इस विधि के नाम से स्पष्ट होता है, यहाँ बालक को अन्वेषक की स्थिति में रख दिया जाता है। ह्यूरिस्टिक शब्द ग्रीक भाषा के ह्यूरिस को
के शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है आई डिस्कवर, मैं मालूम करता हूँ, यानी मैं खोजता हूँ या मैं मालूम करता हूँ। इस शब्द के पीछे एक अंतर कथा निहित है। आर्किमिडीज ने जब अपने विशिष्ट भार के प्रसिद्ध सिद्धांत को मालूम कर लिया, तब वह सड़क पर चिल्लाता भाग रहा था, यूरेका यूरेका, अर्थात मैंने मालूम कर लिया है, मैंने मालूम कर लिया है। इसी कथा के आधार पर अपने आप सीखने की विधि को ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं, यानी छात्र अपने आप किसी चीज को देखकर सीख जाता है तो उसे ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं, यानी अन्वेषण विधि कहते हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं, आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन हाँ, एक और चीज़ है कि कुछ डेफिनेशंस पढ़ने से हमें इनका मतलब अच्छे से समझ आ जाता है। जैसे अन्वेषण विधि वह विधि है जिसमें हम छात्र को अन्वेषण की स्थिति में रखते हैं, बालकों को जितना कम से कम संभव हो बताया जाए और जितना अधिक से अधिक संभव हो खोजने के लिए प्रोत्साहित करें। ये किसने कहा? स्पेंसर ने कहा। प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग जो खुद थे, इन्होंने कहा कि अन्वेषण की स्थिति में उनको रखा जाए, और यंग साहब ने कहा कि अध्यापक और पाठ्य पुस्तक का कार्य है कि जो काम करना है, जो समस्याएं हल करनी है, उन्हें इस प्रकार रखें कि विद्यार्थी को वास्तव में खोज करनी पड़े, यानी सारा का सारा उनको परोस के ना दे दें, उनको इस तरीके से दें कि वो कुछ खोज के फिर लिखें या फिर कुछ जानें। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि समस्या उनकी शक्ति से बाहर न हो, ठीक है, अंत में वह विषय का एक अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सके, यानी कि ऐसा ना हो कि वो समस्या उनके बस से ही बाहर हो जाए। ठीक है, चलिए जी। ह्यूरिस्टिक विधि में अध्यापक बालक को बहुत कम बताता है, यह केवल बालकों के समक्ष समस्याएं रख देता है जिनको वे पुस्तकों और यंत्रों की सहायता से समय के प्रयत्नों के द्वारा सरल करते हैं। तो सिंपल सी बात है, वे पुस्तकें रख देते हैं, ठीक है, और समस्याएं रख दी जाती हैं उनके सामने और कहा जाता है कि ये रही बुक्स, ये रही यंत्र, इनके माध्यम से सुलझाइए। आवश्यकता पड़ने पर वे शिक्षकों से परामर्श कर सकते हैं। इस प्रणाली में मुख्य बात यह है कि विद्यार्थी का दृष्टिकोण एक खोज करने वाले की तरह होना चाहिए, न कि मनुष्य की भांति जो ज्ञान प्राप्त करने में निष्क्रिय रहता है। यानी ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई जाकर के बताएगा कि बेटा ऐसे ऐसे करो, वो खुद करने चाहिए। हाँ, वो टीचर से हेल्प कर सकते हैं कि सर मैं ऐसे कर लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। विद्यार्थी से यह आशा की जाती है कि वह विषय की पुनः खोज करें, यानी पहले से जो टीचर ने बता दिया उसकी दोबारा उस चीज़ को करके देखें। इसका अर्थ यह नहीं कि जो बात पहले से मालूम हो चुकी है उससे वह लाभ न उठाए, यानी कि पहले जिस चीज़ को वो जान चुका है उसका लाभ उठाकर वो आगे की चीज़ें सीखे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एक फॉर्मूला बता दिया a+b की होल स्क्वायर का। a+b की होल स्क्वायर क्या होती है? a² + 2ab + b²। ठीक है, अब उस आधार पर छात्र को a-b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है बनाने को दीजिए, तो वो एक अन्वेषण विधि हो गई। ठीक है, भौतिक विज्ञान में शिक्षण के उद्देश्य व मूल्य प्राप्त करने का मुख्य आधार ह्यूरिस्टिक विधि से शिक्षण है। ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम इस विधि की आत्मा को खोकर उसके शरीर पर ही जोर न दें, यानी इस विधि की जो आत्मा, अक्सर क्या होता है कि उसकी आत्मा छोड़ दी जाती है और उसकी सिर्फ शरीर पर ही जोर दिया जाता है। इस विधि में प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट तथा लर्निंग बाय डूइंग दो प्रमुख शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। यह विधि निर्माणात्मक होती है, फॉर्मेटिव होती है, सूचनात्मक यानी इंफॉर्मेटिव नहीं होती है। निर्माणात्मक मतलब कि वो खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं, वो शिक्षक से सीधी सूचना ग्रहण नहीं करते हैं। एक तो है कि आप बालक को सीधे ही बता दो, तो वो नहीं है, इंफॉर्मेटिव नहीं होता है, फॉर्मेटिव होता है। ह्यूरिस्टिक विधि की प्रक्रिया क्या होती है? इस विधि में अध्यापक छात्रों के सम्मुख ऐसी समस्या ग्रसित परिस्थिति उत्पन्न करता है जिसकी बालक पर तीव्र प्रतिक्रिया होती है और वह उसके निराकरण के लिए सक्रिय हो जाता है। समस्या के संदर्भ में अध्यापक उसका मार्गदर्शन करता है और संबंधित संदर्भ सामग्री, प्रयोगशाला आदि की समुचित व्यवस्था करता है। वह छात्रों की मानसिक क्रियाशीलता को सृजित करने हेतु उनमें उत्सुकता की भावना जागृत करने हेतु अनेकों प्रश्न भी पूछता है। छात्र कोई भी बात बिना जांच किए स्वीकार नहीं करते। छात्र बिना जांच किए कोई भी विधि को सीधा स्वीकार नहीं कर लेते, कोई भी बात को। वह इस बात के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि अन्वेषणों के माध्यम से सत्य तक पहुंचे। इस विधि का आधार सत्य है जो तर्क और व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से उद्भूत होता है। इस प्रकार उसमें आत्मनिर्भरता, संसाधन संपन्नता तथा अन्वेषण की प्रवृत्तियों का विकास हो जाता है। चलिए,
ह्यूरिस्टिक विधि के सिद्धांत देखते हैं। सबसे पहले है स्वतंत्रता का सिद्धांत, यानी छात्र के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है, वे प्रयोगों में किसी भी प्रकार के लिए स्वतंत्र होते हैं, वे चिंतन करने और अन्वेषण करने को स्वतंत्र होते हैं। दूसरा है अन्वेषण का सिद्धांत, कम से कम सूचनाएं उनको दी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा खोज करवाई जाती है। तार्किक चिंतन का सिद्धांत, पूर्ण प्रक्रिया पूर्णतः तार्किक चिंतन पर आधारित होती है, आगमन और तर्कों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है। करके सीखने का सिद्धांत, सभी बच्चे कर करके सीखते हैं, ठीक है जी, सभी बच्चे कर करके सीखते हैं। मानव मस्तिष्क एक भंडार गृह की तरह कार्य नहीं करता जिसमें सभी तथ्यों को भावी प्रयोग के लिए एकत्र किया जाता हो। यह एक जैविक प्रक्रिया जो वर्तमान के संदर्भ में तथ्यों का चयन करता है और कुछ ही भाग को समन्वित रूप से मानवीय शक्ति के रूप में एकत्रित करता है। इस विधि में ज्ञानार्जन हेतु सभी मानसिक परिवर्तन स्वाभाविक रूप से हो जाते हैं। तो कौन कौन से सिद्धांत पढ़े हमने? सबसे पहले स्वतंत्रता का सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत, तार्किक चिंतन का सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, यानी छात्रों को निश्चित उद्देश्य होते हैं उसके अनुसार ही वो चलते हैं। ऐसे नहीं कि निरुपयोगी वो जो है उनका कोई पर्पज ही नहीं है कार्य करने का, बस ऐसे ही लगे पड़े हैं। व्यक्तिक कार्य का सिद्धांत, इस विधि में प्रत्येक छात्र अपनी मानसिक शक्ति और अपनी गतिशीलता के अनुरूप कार्य करता है, उसके कार्य का मूल्यांकन भी इसी संदर्भ में करता है। व्यक्तिगत कार्य इस विधि का बहुत महत्व है इसके अंदर, यानी ऐसा नहीं है कि समूह में तो जो इंटेलिजेंट छात्र हैं वो कर लेंगे और बाकी रह जाएंगे। उसके बाद है कि इसके अंदर अध्यापक की भूमिका क्या रहती है? तो अध्यापक की भूमिका सिर्फ और सिर्फ पथ प्रदर्शक की और सहयोगी की भांति रहती है। वह स्वमेव में स्वाध्यायी होना चाहिए, यानी कि वो खुद करे, उसके अध्ययन का विस्तार गुणात्मक एवं मात्रात्मक होना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं उनके अध्ययन का विस्तार गुणात्मक और मात्रात्मक होना चाहिए। इसके लिए जो अध्यापक है उनको व्यवस्था करनी चाहिए। उसमें समय में इन्वेंशन के प्रति जिज्ञासा की भावना होनी चाहिए, टीचर में भी इन्वेंशन की भावना होनी चाहिए, उसमें समय में नवीन के प्रति जिज्ञासा की भावना होनी चाहिए। वे कक्षा व प्रयोगशाला दोनों में स्वतंत्रता का वातावरण रख सकने में समर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि छात्र अनकंट्रोल घूमे, उसे प्रश्न पूछने की कला में निपुण होना चाहिए, टीचर को प्रश्न पूछने आने चाहिए। सातवां, सूचना प्राप्त करने के साधनों की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि देखो बच्चों इससे क्या कुछ कर सकते हो क्या, तो छात्र का दिमाग चल जाएगा कि हाँ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। उसे छात्रों की सहायता करने हेतु सदैव तत्पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टीचर स्टूडेंट्स को छोड़ करके और खुद नींद ले रहा है। ह्यूरिस्टिक विधि की विशेषताएं, यह विधि मनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें बालक काम द्वारा सीखता है और वह स्वयं प्रयोग करके प्रत्यक्ष और सत्य में अनुभव ग्रहण करता है। यह विधि बालकों में वैज्ञानिक लालसा पैदा करती है, वे और अधिक आत्मविश्वासी, चिंतनशील, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनते हैं। इस विधि द्वारा जब बालक कार्य करते हैं तो अध्यापक प्रत्येक विद्यार्थी के संपर्क में रहता है, वह अलग अलग सबके कार्य को देखता है और आवश्यकता अनुसार निर्देश देता है और समझाता है कि प्रयोग करने के लिए सार्थक बातें बताता है और प्रोत्साहित भी करता है। यह विधि वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक है क्योंकि इसमें बालक को क्रियाशील होने का निरंतर अवसर मिलता है। तो सिंपल सी बात है भी, आप जो कुछ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर विद्यार्थी अपना सारा काम कक्षा में ही पूरा कर लेता है, इसलिए गृह कार्य देने और उससे देखने की कोई चिंता तो रहती नहीं है, जितना करना है यही करना है। तार्किक दृष्टिकोण बन जाता है, वाद विवाद सही निष्कर्ष निकालने का वह प्रयास करता है, बिना जांच के कोई भी तथ्य स्वीकार नहीं करता। वो विद्यार्थी को यह विधि यथा तथ्य बनाती है, यानी एग्जैक्ट बनाती है, ठीक है। असमंजस में नहीं रहेगा, या तो वो कहेगा सही है या तो वो कहेगा गलत है, उसके सत्य के निकट पहुंचाती है, उसको सच्चा और ईमानदार बनाती है और वास्तविक प्रयोगों का सही निष्कर्ष निकालना उसको सिखाती है। तो ये ह्यूरिस्टिक विधि की विशेषताएं थी, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोष। तो गुण क्या क्या थे एक बार फिर से थोड़ा सा बता दूं कि इसमें व्यक्ति करके सीखता है, ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव होता है। दूसरा, वैज्ञानिक लालसा पैदा होती है। तीसरा है कि अलग अलग कार्य जब वो करता है तो वो प्रोत्साहित होता है, ठीक है। उसके बाद है कि वैज्ञानिक विधि व्यवहार में आगामी जीवन में परिश्रम करने की आदत आ जाती है, बच्चे को कर करके देखेगा तो उसका सारे कार्य कक्षा में होता है, तो गृह कार्य की उसे कोई टेंशन नहीं होती है, एग्जैक्ट होता है, ठीक है, सही निष्कर्ष निकालता है, निर्णय लेना उसको आ जाता है। अब है दोष, छोटे बच्चों के लिए अनुपयुक्त। छोटे बच्चे क्या निष्कर्ष निकालेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट।
इसमें तो हेडिंग पढ़ना ही बहुत होगा। पाठ्यक्रम को समाप्त करने में कठिनाई, अगर ऐसे हर एक टॉपिक पर करने लग गए तो सिलेबस अपना 5 साल में पूरा होगा, 1 साल वाला। समय का अभाव, तथ्यों को खोजने और समझने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता रहती है, लेकिन जो हमारा पीरियड होता है, कालांश होता है, वो तो 35 और 40 मिनट का होता है। इसमें अगर खोज नहीं हुई तो वो तो वही खत्म हो जाएगा। उसके बाद है अध्यापक से अधिक आशा करना। तो अध्यापक से अधिक आशा करने का मतलब है कि यह विधि छात्र के साथ साथ अध्यापक से भी बहुत अधिक आशा करती है, यानी अध्यापक को भी बहुत कुछ करना पड़ता है। देखो इतने सारे स्टूडेंट्स को और सबको अलग अलग काम देना, अलग अलग संभालना, ये कहाँ तक पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। उसके बाद है छात्रों से आवश्यकता से अधिक अतिरिक्त आशा रखना। हो सकता है कई बार छात्र जो है अल्प आयु के बालकों में यह आशा करना कि समय तथ्यों की छानबीन करके निष्कर्ष निकालें, तो यह असंभव सी बात लगती है। उसके बाद है खर्चीली विधि। खर्चीली विधि भी प्रयोग, परीक्षण, निरीक्षण आदि करना पड़ता है और बहुत सारे उपकरणों की भी आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद है कि ह्यूरिस्टिक विधि की सफलता के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि ये विधि कैसे सफल बन सकती है। तो इसके अंदर इस विधि का प्रयोग केवल चुने हुए पाठों पर ही करना चाहिए, सभी के लिए नहीं करना चाहिए। शिक्षक को इस कार्य में विशेष रुचि लेनी चाहिए, अधिक से अधिक ज्ञानी तथा अधिक से अधिक परिश्रमी होना चाहिए ताकि बालक को वो बता सके, उत्साहित कर सके। यह विधि कमज़ोर बालकों के लिए नहीं है, ठीक है। तो उन बालकों पर चाहे आप टाइम वेस्ट ना करें और उन्हें जो है किसी और विधि से अच्छे तरीके से पढ़ाई जाए, ठीक है। इस विधि का रूप अन्वेषण विधि के समान वास्तविकता के आधार पर होना चाहिए, यानी ये जो विधि है ये इस विधि का रूप अन्वेषण विधि के समान वास्तविकता के आधार पर होना चाहिए, यानी कि बालक जो है वो वास्तविक जीवन में अगर उसके लिए उपयोगी है तभी उसमें अन्वेषण करवाइए। बालक के प्रयोग के समय उसके लिए हर प्रकार की आवश्यक सामग्री उपलब्ध, उपकरण और सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये थी हमारी ह्यूरिस्टिक विधि।